फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के एग्जाम के लिए आज आप सभी का एग्जाम है छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा। तो उसको लेकर के ये हमारा महत्वपूर्ण जो है एक मॉडल पेपर के रूप में या प्रैक्टिस सेट के रूप में कहें, मेगा प्रैक्टिस छत्तीसगढ़ का इतिहास और भूगोल करेंगे, जिसके अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक दे दें, उसको आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को अगेन एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। और जल्द ही एग्जाम से पहले आप सभी का कमेंट भी आया था कि 6 बजे क्लास हो, थोड़ा सा लेट हुआ है, जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया, वो क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो दंडकारण्य, दक्षिण कोसल, अवंती और मगध। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे दक्षिण कोसल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ मानी जाती है? रतनपुर, सिरपुर, रायपुर और बिलासपुर। तो श्रीपुर या सिरपुर एक ही है, तो बी जो है राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरपुर का संबंध किस राजवंश से था? मौर्य, गुप्त, पांडुवंशी या फिर चालुक्य? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये सिरपुर जो है पांडुवंशी राजा से, शासकों से संबंधित था, राजवंश से। अगला क्वेश्चन है आपका, पांडुवंशी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं छप पाया है, इसलिए 5 नंबर देख रहे हैं। पांडुवंशी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महाशिवगुप्त बलार्जुन था। सीधा सीधा इसका आंसर पहला ही दिख रहा है, 5 का ए आंसर सही होगा। और महाशिवगुप्त बलार्जुन के शासनकाल किस क्षेत्र में था? तो ये रतनपुर, सिरपुर, रायगढ़ और बस्तर। तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? सिरपुर इनकी राजधानी थी, सिरपुर शासनकाल क्षेत्र में आएगा इनका। और इनके शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, छत्तीसगढ़ में नागवंश का प्रमुख केंद्र या छिंदक नागवंश का प्रमुख केंद्र कहा जाए तो कहां था? बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, बस्तर में नागवंश की स्थापना किसने की थी या छिंदक नागवंश के हैं? तो ये अन्नमदेव, कलचुरी, पांडु और अशोक। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ये सभी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर इसका होगा वो नृपति भूषण। कौन थे? बस्तर में छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन थे? नृपति भूषण, जिनकी राजधानी चक्रकोट या भ्रमरकोट या फिर चित्रकोट, चक्रकोट कहें। अगला चलिए देखते हैं, कलचुरी वंश की राजधानी छत्तीसगढ़ में कहाँ थी? सिरपुर, रतनपुर, बस्तर और रायगढ़। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। तो कलचुरी वंश की राजधानी छत्तीसगढ़ में रतनपुर था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कल्याण साय, जाजलदेव या फिर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कहें तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव। तो देखिए, ऑप्शन में नहीं दिया है, कलिंग राज थे, कलिंग राज को माना जाएगा, ठीक है, कलिंग राज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में ये जो है कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंग राज, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए कलिंग राज को अलग से हमने देखा है। चलिए, अलग से देख रहे हैं, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर भी आंसर सही करना है। कल्याण साय किस वंश से संबंधित थे? कल्याण साय, ये देखिए, नागवंश, कलचुरी, पांडु और फिर मौर्य। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये कल्याण साय कलचुरी वंश से संबंधित थे, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, मुगलों के समय कल्याण साय को किस शासक के दरबार में ले जाया गया था? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा, मुगल के शासक जो कल्याण साय थे, इनको अकबर के दरबार में ले जाया गया था, ठीक है, राइट आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रवेश कब हुआ? 1600 ईस्वी में। देखिए, राउंड फिगर में दिया है, 1700 ईस्वी के आसपास लिखा है, 1800 और 1857। तो ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं घुमाने के लिए, लेकिन आंसर 1741 है। 1741-42 में इनका प्रवेश माना जाता है मराठों का। तो ये 1700 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जब देखते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? 1700 ईस्वी के आसपास। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर मराठा शासन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नागपुर, पुणे, रायपुर और बस्तर। तो देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया है, रतनपुर था, ठीक है, ये सभी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो एक्चुअल में कहें तो छत्तीसगढ़ पर मराठा शासन का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? रतनपुर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ किस भोसलों के अधीन? ठीक है, छत्तीसगढ़ किस भोसले शासक के अधीन था?
तो देखिए यहाँ पे शिवाजी, रघुजी, बाजीराव और एक और ऑप्शन है देखिए यहाँ पे माधवराव। तो देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं इसका आंसर, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बिंबा जी। क्या होगा? बिंबा जी, ये आंसर लेंगे हम, ये आंसर आएगा आपका। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन डिलीटेड भी हो जाता है, आप सभी जानते हैं, अगर ऑप्शन सही नहीं रहता तो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ किस प्रांत का भाग था? बंगाल का, मद्रास का, मध्य प्रांत का और पंजाब का। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ प्रांत का भाग मध्य प्रांत था, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के, ये क्वेश्चन छपा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं, वीर नारायण सिंह ही इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कौन थे? वीर नारायण सिंह। चलिए अगला देखते हैं, वीर नारायण सिंह का संबंध किस स्थान से था? रायपुर, सोनाखान, बिलासपुर और दुर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनाखान था, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने कब फांसी दी थी? वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने कब फांसी दी? 1857। तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा, 10 दिसंबर। याद रखिएगा ये डेट भी पूछा जाता है, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई, ठीक है। जय स्तंभ चौक कहाँ का? रायपुर का। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए 1857 में। 20 नंबर क्वेश्चन 1910 में। तो बस्तर विद्रोह जो पूछा जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से ये 1910 आएगा, और 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। कौन सा? भूमकाल, जिसके नेतृत्व करता थे गुंडाधुर। याद रखिएगा कौन थे? गुंडाधुर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह का नेतृत्व देखिए अभी हमने देखा किसने किया, तो अभी हमने पढ़ा है गुंडाधुर। 21 का ये राइट आंसर। अगला, भूमकाल विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? भूमकाल विद्रोह 22 नंबर क्वेश्चन, रायपुर, बस्तर। तो ये बस्तर आ जाएगा, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है और कुछ क्वेश्चन विलोपित भी हो जाता है, तो इस तरह से जो संशय वाला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए जानबूझ करके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके डाला गया है। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, महात्मा गांधी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नेहरू और पटेल। तो भाई छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में तो महात्मा गांधी आएंगे नहीं, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह आएगा ऑप्शन के हिसाब से ना, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन प्यारेलाल ही नहीं थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, माधवराव सप्रे थे। बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नाम है, यहाँ पे ऑप्शन में ठाकुर प्यारेलाल है, इसलिए हम ठाकुर प्यारेलाल को आंसर के रूप में ले रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ केसरी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ केसरी। तो वीर नारायण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल, गुंडाधुर, सुंदरलाल शर्मा। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। और छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन सुधार करके पढ़े थोड़ा, तो माधवराव सप्रे का नाम आता है। क्यों? क्योंकि माधवराव सप्रे, ठीक है। तो ये इनको केसरी कहा जा सकता है, इसलिए देख रहे हैं ये ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन को अगर नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। एक अभ्यास के लिए देखें इसको। 25 नंबर क्वेश्चन, सुंदरलाल शर्मा का योगदान किस आंदोलन में था? ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में था ना, हिंद केसरी मतलब माधवराव सप्रे का, इसलिए केसरी कहा गया है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को देखें हम लोग। आगे देखते हैं, हालांकि 24 लिखा है लेकिन 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डबल हो गया है 24 करके। सुंदरलाल शर्मा का योगदान किस आंदोलन में था? बताइए, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, दोनों में। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जरूर अभ्यास करिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन और सविनय दोनों में था, जहां दोनों होगा उसको सोच समझ के आंसर लेना है आपको, ठीक है। तो ये सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव किस वर्ष शुरू हुआ? 1919 में, ठीक है, 1919 में और 1920 में। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। तो बी जो है आंसर लेंगे इसका। 25 नंबर या 26 नंबर है ये, 26 नंबर क्वेश्चन, हालांकि 25 लिखा है क्योंकि 2 बार 24 डबल हो गया, बताया हूं मैं। ये 27 है, क्रम को थोड़ा सा इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, तो यहाँ पे देखिए 1940, ठीक है, या फिर 1942। तो यहाँ पे 1942 सही आंसर होगा, ठीक है। 27 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? अब देखिए 1998, 99 और 2000। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? तो 25वां 26वां, राइट आंसर हो जाएगा 26वां राज्य बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और अर्जुन सिंह। तो राइट आंसर होगा दिग्विजय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? तो अजीत जोगी थे, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहे हैं एग्जाम से पहले। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। सिरपुर का पुरातात्विक महत्व किस कारण से है? व्यापार के कारण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र, कृषि और सैन्य केंद्र। तो ऑप्शन के हिसाब से वहां एग्जाम में आपको आंसर लेना है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है सिरपुर। तो बी राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है, तो रायपुर सिरपुर, राइट आंसर हो जाएगा सिरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किससे जुड़ा है? किले से, गांव से, राज्य से और मंदिर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है ये किले के रूप में जुड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर किला लेंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ नाम का संबंध किससे है? 36 नदियां से है, 36 पर्वत से है, या 36 किले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 किले से है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर रियासत का अंतिम शासक कौन था? बस्तर रियासत का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रवीर चंद्र भंजदेव, अन्नम देव, रतन देव, और यहाँ पे देखिए कल्याण साय। तो बस्तर रियासत का अंतिम शासक जो थे वो प्रवीर चंद्र भंजदेव थे। ठीक है, याद रखेंगे, ये राइट आंसर होगा। अगला है, प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु कब हुई थी? 37 नंबर क्वेश्चन। तो ये 1950 नहीं, 1966 में हुई थी। ठीक है, जगदलपुर में पुलिस की गोलीबारी से, ठीक है, राजमहल में ही जगदलपुर के इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 37 का 38 नंबर क्वेश्चन का, और 39। तो यहाँ देखिए हालांकि 38 लिखा है, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है पीछे हो गया है, थोड़ा सा डबल हो गया क्वेश्चन, इसलिए 39 था लेकिन 38 दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोहों का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक विवाद, कर और शोषण, शिक्षा और व्यापार। तो देखिए शिक्षा तो आएगा नहीं क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं उस समय, और व्यापार भी नहीं आएगा, धार्मिक विवाद भी नहीं था, लेकिन कर शोषण आएगा। कर और शोषण ये अंग्रेजों की नीतियां, ठीक है, जंगल जल जमीन इसको लेकर के, तो आंसर जो लेंगे यहाँ पे ये कर और शोषण को लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सोना खान का विद्रोह किससे संबंधित है? ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गया। गुंडाधुर, वीरनारायण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल, अजीत जोगी। तो देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में सोना खान जो विद्रोह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन, इसलिए इसको बार बार किए हैं। तो ये वीरनारायण सिंह संबंधित थे, याद रखिएगा। वीरनारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो याद रखेंगे, इनको फांसी दी गई रायपुर के जय स्तंभ चौक में। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 40 क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों। आगे हम भूगोल कभी जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के भूगोल पर आधारित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जल्दी एक बार फटाफट हम अभ्यास कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए 3%, 4.11% और 5 या 2%। तो राइट आंसर होगा 4.1%। हालांकि आपको याद होगा, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर करें आपके एग्जाम से पहले। एक बार देखिए इस वीडियो को, एक बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहले हम 30 क्वेश्चन इतिहास में कर लिया है, 40 क्वेश्चन, ये 42वां नंबर है, मतलब 80 क्वेश्चन करेंगे। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब ध्यान से देखिएगा इसको, बैलाडीला, गौरालाटा, मैनपाट और देवगढ़। आप सभी पुस्तक में अभी तक आप गौरालाटा पढ़ रहे हैं 1225 मीटर, लेकिन बीच में पेपर में आया था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से रिसर्च किया गया है कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, कुछ जो हमारे जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा। तो ये गौरालाटा ना करके अब न्यूज़पेपर के हिसाब से मैं जानकारी आपको बता रहा हूं, बैलाडीला को माना जा रहा है। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं, अब सोच समझ करके आंसर लेंगे। जो न्यूज़पेपर में जो सर्वे आया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं बैलाडीला हो गया है। लेकिन अब मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में बैलाडीला दिया, तो सीजी वापम किसको आंसर लेता है उस पर डिपेंड करेगा भाई। मैं क्लियर बता दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
आप कोई भी बुक में पढ़े होंगे, विभिन्न सारे बुक है छत्तीसगढ़ का, उसमें गौरालाटा पढ़े होंगे, लेकिन नए नवीन सर्वे के हिसाब से बैलाडीला आ गए हैं, बैलाडीला को माना जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर क्या ले रहा है व्यापम पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम अभी बैलाडीला मान रहे हैं नवीन सर्वे के हिसाब से। पुराने में तो गौरालाटा था। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा किस कारण कहा जाता है छत्तीसगढ़ को? तो देखिए, अधिक वर्षा के कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण, या सिंचाई की सुविधा, या फिर उपरोक्त सभी। तो जहां उपरोक्त सभी है, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन में ले सकते हैं यहाँ पे उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर है। देखिए ऑप्शन में तीनों दिया है तो उपरोक्त सभी लिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना है। महानदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? रायगढ़, धमतरी, सिहावा पर्वत और फिर बस्तर। तो सिहावा पर्वत को माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैलाडीला पर्वत किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो देखिए, कोरबा, दंतेवाड़ा, जसपुर और कांकेर। तो राइट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, जहां लौह भंडार पाया जाता है, लौह पाया जाता है। अगला चलिए देखते हैं, कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। शिवनाथ, इंद्रावती, हसदेव और केलो। तो देखिए, शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है, हसदेव भी है और केलो भी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। तो राइट आंसर हमारा इंद्रावती होगा। ठीक है, क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा? इंद्रावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लाल मिट्टी का, ठीक है, मैदान, बस्तर, उत्तर, मध्य। तो लाल मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी के हैं, तो ये बस्तर क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्षेत्र है, इसका प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो बस्तर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं अभी। ठीक है, अपडेटेड जानकारी के हिसाब से आप देखे होंगे, तो नवीन करंट अफेयर के हिसाब से पढ़िएगा उसको। अगला है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7 और 4। तो राइट आंसर होगा 7 है। ठीक है, 7 राज्यों से मिलती है, 7 राज्यों को छूती है। अगला है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर बना है? अब देखिए, महानदी, इंद्रावती। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भाग में कौन सा पठार है? उत्तरी भाग में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, अगर उत्तरी भाग को हम ले इस तरह से मैप, ये पूरा उत्तरी भाग, बीच से ऊपर उत्तरी भाग, ये जो है कौन सा पठार है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ठीक है, भाग है। चलिए अगला देखते हैं, जलवायु किस प्रकार की है? जलवायु समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण और शुष्क। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और दुर्ग। तो अगर संभाग में हम देखें तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बस्तर होगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बस्तर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, हसदेव बांगो परियोजना किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ देखिए, महानदी, हसदेव, शिवनाथ और इंद्रावती। तो राइट आंसर हो जाएगा इस पर हसदेव नदी पर हसदेव बांगो परियोजना है। किस नदी पर? हसदेव नदी पर। अगला है, चलिए देखते हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बस्तर में, उत्तर में, मैदान में या पठार में? तो उत्तरी या मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, लौह अयस्क का बड़ा भंडार कहाँ है? देखिए फिलहाल पहले हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, तो कहाँ है? दंतेवाड़ा। सीधा सीधा आंसर इसका दिख रहा है, कहाँ है लौह अयस्क का भंडार? दंतेवाड़ा में, क्योंकि बैलाडीला भी हमने पढ़ा। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अब बताइए, रायपुर, बस्तर, कोरबा या फिर दुर्ग? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बस्तर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरगुजा में है, बिलासपुर में है, रायगढ़ में है या फिर कोरिया में है? तो ऑप्शन में कोरिया दिया है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं? मान लीजिए सिंगल, अभी आप पढ़े होंगे कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भी है, कैसे नहीं आया? तो अभी इस ऑप्शन के हिसाब से ऐसा अगर एग्जाम में आता है तो हम कोरिया को आंसर लेंगे। और कोरिया के साथ साथ हमको पता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं, सर्वाधिक खनिज क्षेत्र किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक खनिज, तो ये मैदानी क्षेत्र में, बस्तर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, शिवनाथ नदी किस में मिलती है? इंद्रावती में, महानदी में, हसदेव में और केलो में? तो शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, लंबी नदी अगर पूछ लिया जाता है तो लंबी होगा। और लंबी बहने वाली नदी कौन सा है? तो शिवनाथ नदी आ जाएगा। ठीक है, ये
286 और 290 शिवनाथ। तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? रायपुर, देखिए अंबिकापुर भी दे दिया और मैनपाट भी दिया है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होएगा, मैनपाट ही इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, मैनपाट ही लेना है आपको। अगला है मैनपाट किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये मैदान है, पठार है, पर्वत है या फिर घाटी है? तो ये मैनपाट जो क्षेत्र है ये पठार है। क्या है? पठारी क्षेत्र है। अगला है, चलिए देखते हैं, प्रमुख वनस्पति, यहां देखिए प्रमुख वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो देखिए शीतोष्ण छत्तीसगढ़ में ना ये पूछा जा रहा है, मतलब हम प्रदेश से संबंधित देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वनस्पति का कौन सा प्रकार है? तो पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो बी जो है राइट आंसर लेंगे यहाँ पे। अगला है, प्रमुख फसल कौन सी है छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। ठीक है, प्रदेश का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है? धान है। ठीक है, क्या आ जाएगा? धान है। अगला है, देखिए कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो कोरबा है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से अभ्यास कर रहे हैं एक बार हम लोग। रामगिरी पर्वत कहाँ है? अब देखिए रामगिरी ये पर्वत है, ये कहाँ है? तो बस्तर, रामगिरी या रामगढ़ कहते हैं। तो सरगुजा आएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? सरगुजा। कुल भौगोलिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होगा। तो ये 3 भौगोलिक क्षेत्रों में। ठीक है, अगला देखिए, देखते हैं छत्तीसगढ़ मैदान किस बेसिन में है? छत्तीसगढ़ मैदान किस बेसिन में आता है? नर्मदा में, महानदी बेसिन। तो सही आंसर हो जाएगा महानदी बेसिन में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भाग किस पठार से संबंधित है? दक्षिणी भाग किस पठार से संबंधित है? तो छोटा नागपुर, बस्तर, मालवा, दक्कन। थोड़ा कंफ्यूजन होगा ऐसे क्वेश्चन में, तो बस्तर सही आंसर होगा इसका। क्या होगा? बस्तर। अगला है, सर्वाधिक तापमान कब होता है? अब बताइए, जनवरी में, मई में, जुलाई में या फिर दिसंबर में? ये ऐसा ऑप्शन रहेगा तब तो ले लेंगे, लेकिन जून अगर ऑप्शन में आता है तब कंफ्यूजन होगा। तो सही आंसर होगा मई में। ठीक है, सर्वाधिक तापमान प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कब होता है? तो मई में। अगला है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नहर है। ठीक है, प्रमुख स्रोत पूछ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा आंसर, तो यही आएगा, नहर। अगला है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है? धमतरी में, रायपुर में, दुर्ग में और महासमुंद में। राइट आंसर हो जाएगा धमतरी में है सीता नदी अभ्यारण्य। अगला है, तांबा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बस्तर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग। तो ऑप्शन के हिसाब से बस्तर में प्रमुख रूप से। तो ए राइट जो आंसर हो जाएगा ए होगा करेक्ट आंसर आपका। सबसे लंबी नदी, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, तो महानदी, अभी बताया मैं महानदी शिवनाथ को नहीं लेंगे। सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की पूछा जा रहा है, या छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली लंबी नदी कहेगा तब शिवनाथ को आंसर लेना है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, धान के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? धान के लिए तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट और बलुई। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो दिमाग जो है थोड़ा घूम जाता है। ये दोमट मिट्टी है, चिकनी दोमट मिट्टी को धान के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो चिकनी दोमट मिट्टी आंसर लेंगे इसका। अगला है, वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है छत्तीसगढ़ में? प्रदेश की ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं तो खाली ये ऐसा क्वेश्चन छपा है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 44%, 44.1 ऐसा 0.1 ऐसा कुछ है। ठीक है, ठंडी जलवायु कहाँ है? तो बताइए, बस्तर, रायपुर, मैनपाट। अभी हमने देखा ये क्वेश्चन, तो मैनपाट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तीरथगढ़ जलप्रपात कोरबा में, बस्तर में, रायगढ़ में और जांजगीर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर में है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, अगला है, प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या है? अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन जब आता है तब आंसर कैसे करें? उद्योग, कृषि, व्यापार या फिर खनन। तो कृषि अधिक क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए आंसर हम कृषि को लेंगे। प्रमुख आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में अगर पूछा जाता है तो उद्योग भी दिया है, कई लोग उद्योग को आंसर मान सकते हैं। ठीक है, व्यापार, खनन तो नहीं होगा। कृषि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देख रहे हैं इस आंसर को, जीडीपी में योगदान के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगला है, देखिए ये नए टाइप का क्वेश्चन, मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है? अब बहुत सारे बुक में अलग अलग इसका आंसर दिया रहता है, याद रखिएगा, और बहुत सारे सर्च भी करते हैं तो अलग बता रहे बोलते हैं, लेकिन मानक तौर पर 100 से 200 ये मीटर में है, सभी किसमें दिया है? मीटर में। तो 200 से 250 से 330 या 350 तक हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का रहता है, तो बी आंसर ले सकते हैं। बाकी अपना विवेक का भी उपयोग करें। 300 से 400 दिया है तो इतना तो नहीं आना चाहिए। ये 250 से 350 ये स्टैंडर्ड मान सकते हैं, 250 से 350 लगभग। ठीक है, तो सभी बुक में अलग अलग दिया है, थोड़ा अपना देख लेंगे इसको। तो इस तरह से दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। बस अब आपका एग्जाम है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ।
ठीक है, ज्यादा लंबा समय नहीं ले रहा हूं आपका, 100 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, टॉप 100 क्वेश्चन आप देखे होंगे, लेकिन हम 80 क्वेश्चन करते हैं, तो ये 80 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके एग्जाम के लिए अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर अगर आपको जैसे एग्जाम होता है तो टेलीग्राम नंबर पर हमारा जरूर भेजिएगा, जल्दी से मॉडल आंसर भी आपको बताया जाएगा। 9753311799 पर आप पीडीएफ बना करके अपना क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको जल्द ही जैसे एग्जाम्स आएंगे तो मॉडल आंसर आपके लिए बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज